बिहार कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल तेज है। कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट की अटकलें जोर पकड़ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। चर्चा है कि कांग्रेस के सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, जिससे बिहार कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ सकता है। बिहार कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस में टूट की संभावना है। अब देखिए, इन अटकलों के बीच दिल्ली में हलचल तेज है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और ये अहम बैठक आज शाम 4:30 बजे इंदिरा भवन दिल्ली में होगी, जिसमें बिहार कांग्रेस के मौजूदा हालात और संभावित टूट पर मंथन किया जाएगा। अब ऐसे में देखिए, बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार कांग्रेस में वाकई टूट होने वाली है या फिर ये सिर्फ सियासी दबाव की कोई रणनीति है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो देखिए, कांग्रेस 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बिना प्रतिनिधित्व के रह जाएगी। अब अटकलों के बीच खबर यह है कि दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है। आज शाम 4:30 बजे इंदिरा भवन में बैठक होगी और इस बैठक में कांग्रेस के हाल पर मंथन होगा। बिहार में इस वक्त जो कांग्रेस की स्थिति है उसको लेकर के चर्चा होगी। इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, सिर्फ 6 सीटें आई और इसको लेकर ही खबर यह है कि सभी जो 6 विधायक हैं वो जेडीयू के संपर्क में है, मुख्यमंत्री नीतीश के संपर्क में है और हो सकता है कि जेडीयू में ये विधायक शामिल हो जाएं। और अगर ऐसा होता है तो जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो जाएगी। अभी तक बीजेपी है, लेकिन अगर ये 6 विधायक जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो आंकड़ा कुछ और हो सकता है। अटकलें ये है कि दिल्ली में अब बड़ी बैठक हो सकती है। हालांकि जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस में बड़ी टूट की संभावना है। इसी बीच खबर यह है कि बैठक बुलाई गई है और आज की ये बैठक इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं ये सियासी दबाव की रणनीति भी हो सकती है, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स की भी कह सकते हैं। इसकी बिहार कांग्रेस में हलचल है। आज शाम 4:30 बजे का इंतजार करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। नीट छात्रा संवेदना की मौत का यह मामला, देखिए, नीट छात्रा संवेदना की मौत के मामले में जांच को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है और इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट डीजीपी विनय कुमार को सौंपी गई है, जिसमें एसआईटी द्वारा की गई जांच की पूरी विस्तृत जानकारी शामिल है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जांच कहां-कहां की गई, किन किन लोगों के बयान दर्ज किए गए और अब तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं। हालांकि देखिए, एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। टीम आगे भी मामले की गहन जांच जारी रखेगी। वहीं इस पूरे मामले में देखिए, अहम मानी जा रही है एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार अब भी किया जा रहा है। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद ही संवेदना की मौत के कारणों पर स्थिति और अधिक स्पष्ट हो पाएगी। एसआईटी की जांच की पूरी जानकारी, कहां जांच की स्टेटमेंट का जिक्र है, संवेदना की मौत का ये मामला, और आपको बता दें कि एम्स बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार है लोगों को। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में यही है। इस केस की जांच कर रही है एसआईटी ने। अब तक की जो जांच रिपोर्ट है वो सौंप दी है और ये जो रिपोर्ट है वो डीजीपी विनय कुमार को सौंपी गई है, जिसमें एसआईटी द्वारा की गई जांच की पूरी विस्तृत जानकारी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कहां कहां जांच हुई है, किन किन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, अब तक क्या क्या तथ्य सामने आए हैं इस पूरे मामले में। हालांकि एसआईटी की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। टीम आगे भी मामले की गहन जांच जारी रखेगी। वहीं इस पूरे मामले में अहम मानी जा रही है एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट। इंतजार है एम्स के रिपोर्ट का और जब ये रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही संवेदना की मौत के कारणों पर स्थिति जो है और ज्यादा अधिक स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन तभी तक इंतजार कर रहे हैं लोग। हालांकि इसमें पहले तो पुलिस की जो थ्योरी थी वो गलत साबित हुई। उसके बाद परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हीं आरोपों के आधार पर एसआईटी ने जांच पड़ताल करना शुरू किया, लोगों से पूछताछ करनी शुरू की। और अभी आपको बताते चलें, इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है और अभी इंतजार है एम्स बोर्ड के रिपोर्ट का। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि संवेदना की मौत पर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में आखिर क्या क्या है। सवाल ये भी, जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस पीसी का इंतजार है। अब देखिए, एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में देरी क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है।
कई दिनों से लोग एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट तौर पर और सामने हो पाएगी कि आखिर क्या हुआ है इस पूरे मामले में। अब देखिए, डीएनए और विसरा रिपोर्ट में भी देरी क्यों हो रही है, लोग इसको लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं लगातार। और आपको बताते चले, नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में देखिए बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस के मुख्य आरोपी मनीष रंजन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मनीष रंजन जिस हॉस्टल में संवेदना रह रही थी उसका मालिक बताया जा रहा है। कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इससे पहले ही पुलिस मनीष रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और इस पूरे मामले में देखिए, संवेदना के माता पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जांच में और बड़े खुलासे होंगे और क्या संवेदना के परिवार को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक देरी हो रही है रिपोर्ट आने में और अभी तक बता दें कि पूरे तरीके से जांच पड़ताल नहीं हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ नहीं की गई है और जरूरत है जांच पड़ताल में और रफ्तार लाने की। मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस मामले में है। हॉस्टल का मालिक है मनीष रंजन, जिसकी जमानत याचिका जो है वो खारिज की गई है। कोर्ट ने जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। दरअसल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, जमानत याचिका खारिज कर दिया है। संवेदना के माता पिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे मधेपुरा की। देखिए, जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज में हंगामा की खबर मिल रही है। मरीज की मौत पर परिजन भड़क उठे। अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को पीट दिया गया है। अंजनी कुमार को बताया जा रहा है कि पीटा गया है। डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है। इसके बाद पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच वहां पर जारी है। जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज उस वक्त अफरा तफरी वहां पर मच गई जब इलाज के दौरान एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज कर रहे डॉक्टर्स और उपाधीक्षक के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौत की खबर सुनते ही परिजन उग्र हो गए और डॉक्टर अंजनी कुमार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि उपाधीक्षक को अस्पताल के ब्लॉक 5 तक दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है जहां पर परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। यहाँ पर डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है, उपाधीक्षक को भी जमकर पीटा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उपाधीक्षक डॉक्टर अंजनी कुमार को पीटा गया है। इसके बाद ये मामला और ज्यादा कह सकते हैं कि तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर्स ने यहाँ पर कामकाज ठप कर दिया है। परिजनों द्वारा इस तरीके से किया गया व्यवहार, अब डॉक्टर जो हैं इस बात से नाराज हैं, मारपीट से नाराज हैं। डॉक्टरों ने कामकाज ठप कर दिया है। जेएनकेटी मेडिकल कॉलेज में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। मरीज की मौत पर परिजन भड़क उठे और इसके बाद जमकर यहां पर मारपीट हुई है। ऊपर जो इमरजेंसी वाला है ऊपर तक बचाने के लिए गया। उसके बाद जो ऊपर से सीढ़ी पर अंजनी सर का पैर पकड़ के, वो जो लोग जब मार रहा था पेशेंट का लोग, सीढ़ी पर से पैर पकड़ करके उनको नीचे तक खींच लिए, जिसमें हम लोग काफ़ी उनसे गुजारिश किए कि ऐसा नहीं कीजिए। उसके बाद आपका पेशेंट जो जहाँ है इलाज तो चलिए रहा, मगर उसके बाद भी नहीं, उसका कालर उलर कपड़ा उपड़ा सब फाड़ दिए, मारना जो है पता। हम लोग 4-5 आदमी यहाँ जो थे, वार्ड बॉय लोग और हम लोग मिल करके सर को किसी तरह बचाए। यहाँ कुछ हंगामा हो गया था पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम फोर्स वगैरह लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जो मरीज आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है ना, और आगे भी इसी तरह का हम लोग देख रहे हैं, है ना, और सभी लोग उपस्थित रहेंगे, है ना, प्रयास है, लेकिन मरीज यहाँ देखा जा रहा है। का डिमांड था कि यहाँ पुलिस चौकी का इस संबंध में क्या कुछ बातचीत हुई है? तो डीएम सर ने भी एश्योर किया है और एसपी साहब ने भी बोले हैं कि हम एक एसआई और 10 अभी फोर्स दे रहे हैं, और कल के बाद जो है एक जगह हम लोग भी दिए हैं, रूम दिए हैं, जो 4 पुलिस कर्मी रहेंगे। देखिए, मुंगेर से एक चिंताजनक मामला सामने आया है। एसबीआई के सहायक प्रबंधक बीते 48 घंटे से लापता बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि लापता होने से पहले उनकी पत्नी को, अपनी ही पत्नी को दरअसल उन्होंने इंस्टाग्राम पर कर्ज से और मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ मैसेज भेजा था। मैसेज में उन्होंने लिखा कि पहले पापा से बोलकर सारा कर्ज उतरवाओ, तभी मैं घर लौटूंगा।
अब इस संदेश के बाद से ही, यानी कि इस मैसेज के बाद से ही परिजनों की चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। इसी बीच पुलिस को खगड़िया स्टेशन से लापता शख्स की बाइक बरामद हुई है, जिससे मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। हालांकि पुलिस पूरे प्रकरण की गहन जांच में जुटी है। तारीख की शाम में हम लोग एक सहायक प्रबंधक है जो कि SBI में कार्यरत थे, तो उनका गायब होने की सूचना हम लोगों को भी कल प्राप्त हुई और प्राप्त होने के उपरांत हम लोगों ने जो है इसमें प्राथमिकी दर्ज करी है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत इसमें हम लोगों ने एक SIT का गठन किया है और SIT का गठन होने जो SIT की टीम है उसने अलग अलग विभिन्न जगहों पे जा करके CCTV कलेक्ट किया है। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। ऑपरेशन मेघा बुरू में सफलता मिली है। सारंडा में मुठभेड़ में 15 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है। जंगल से नहीं निकाला गया है शव। आज जंगल से शव निकालने की तैयारी है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा और 6 मेडिकल टीमें जो है पोस्टमार्टम करने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पर नक्सलियों से जुड़ी हुई खबर है। ऑपरेशन मेघा बुरू में सफलता मिली है। आपको बताते ये चलें कि 15 नक्सलियों के ढेर होने की खबर है और हालांकि उन शवों को जंगल से बताया जा रहा है नहीं निकाला गया है। आज जंगल से शव निकालने की तैयारी है। सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा। 6 मेडिकल टीम पोस्टमार्टम करने वाली है। तो आपको बताते चलें कि 2025 में लाल आतंक पर प्रहार शुरू हुआ था और आपको बताते चलें, देखिए नक्सलियों पर नकेल कसने की जो कवायद शुरू की गई है वो अभी तक जारी है। ऑपरेशन मेघा बुरू में कामयाबी मिली है। 6 मेडिकल टीमें पोस्टमार्टम करने वाली हैं। 7 घंटे तक यहां पर फायरिंग हुई थी। 15 नक्सलियों को इस दरमियान ढेर किया गया और 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली को भी ढेर किया गया है। अनलदा नाम उसका बताया जा रहा है जो कि ढेर हुआ है। 149 केस में वांटेड था अनलदा। संयुक्त अभियान चलाया गया ऑपरेशन मेघा बुरू के नाम से। करीब सुबह 6:30 के आसपास से 6:20 के आसपास से फायरिंग स्टार्ट हुई और कई राउंड फायरिंग होते रही। करीब अगर देखा जाए तो 1:30 बजे तक, मतलब 7 घंटे तो बहुत हेवी फायरिंग चलती रही। उसके बाद भी रुक करके फायरिंग लगातार चलती रही शाम तक। संभावना ये भी है कि अभी भी कुछ लोग जो हम लोग जो चारों तरफ से बैठे हुए उसके बीच में होने की संभावना है। और जो सर्च अभी तक जो किया गया है उसमें कुल अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पोर्टेंट अनल उर्फ पतिराम मांझी है। अनल पतिराम मांझी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल नक्सलियों की संख्या भी अब मुश्किल से झारखंड में 60 से 65 के बीच बचा रह गया है। तो अब बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है जहां से कि नक्सलियों के आगे बढ़ने की, रिवाइव करने की संभावना भी कहीं नहीं दिखती है। और यही है कि आकर के मेन स्ट्रीम में आए, विकास में जिनके लिए लड़े हैं या जिनके लिए क्लेम करते लड़ने के लिए उनके विकास में सहयोग करें। इनका पूरा दस्ता का न्यूट्रलाइज करना झारखंड पुलिस और CRP का एक बड़ा सफल अभियान है। मैं समझता हूं कि इसी अभियान के बाद और भी जो बच्चा कुछा नक्सली हैं उनका मनोबल और कमर टूटा है। पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो इस टारगेट के लेके चल रहे हैं, जो उसी टारगेट के अंदर जो झारखंड को नक्सल मुक्त कराने में हम लोग सफल रहेंगे। आपका मूवमेंट के बारे में हर समय पर हम लोग का हर चीज़ के बारे में सूचना मिलता रहता है। ऐसे जमाना नहीं है कि आपके बारे में सूचना हमको नहीं मिलता है। उसका नतीजा आप देख सकते हैं, पिछले साल को भी देख सकते हैं, आज को भी देख सकते हैं। जिस तरीके से सूचना मिलता है उसमें से किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसको रिजल्ट किस तरीके से मिलता है, ये सब आपके सामने है। तो झारखंड का जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, नक्सल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, बहुत अच्छे हैं। इसका बेनिफिट बहुत सारा लोग उठे हैं, उसको भी लाभ उठाने के लिए अपना आगे आए। चाईबासा से बड़ी खबर। डीजीपी तदाशा मिश्रा आएंगी चाईबासा। नक्सल ऑपरेशन में सफलता के बाद ये दौरा है उनका। सारंडा में नक्सल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की समीक्षा बैठक करेंगी डीजीपी। जवानों को डीजीपी दिशा निर्देश भी देंगे। आपको बताते चलें, यहां पर बड़ी सफलता मिली है जवानों को। कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। बताया ये जा रहा है कि 7 घंटे से भी ज्यादा फायरिंग हुई है जंगल में और ऐसे में 15 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। अनल दा उस नक्सली का नाम है। सारंडा में नक्सल ऑपरेशन जारी है
और ऐसे में बताया जा रहा है इस ऑपरेशन की समीक्षा बैठक करेंगी डीजीपी तदाशा मिश्रा। चाईबासा आने वाली हैं। नक्सल ऑपरेशन में सफलता के बाद उनका ये दौरा है और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नक्सलियों को खत्म करने के लिए लगातार कोशिश जारी है। लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। रांची से बड़ी खबर, सांसद आदित्य साहू ग्रहण करेंगे पदभार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय में पूजा और हवन की जाएगी। वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहां पर इस दरमियान मौजूद रहने वाले हैं। सांसद आदित्य साहू पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने वाले हैं। सुबह 10 बजे का समय रखा गया है, जब कार्यालय में पूजा होगी, हवन होगी और इसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और मुजफ्फरपुर के यहां पर अय्यापुर बाजार समिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्य कार्यक्रम है, जहां पर वो करीब 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही समीक्षा बैठक के साथ जनसंवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री बखरी में पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क का निरीक्षण करेंगे और प्रगति यात्रा के दौरान घोषित योजनाओं की प्रगति का भी यहां पर जायजा लेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और मुजफ्फरपुर में सीएम के आगमन को लेकर तैयारी अब पूरी हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के पहले बकरी पहुंचेंगे, उसके बाद वह बाजार समिति पहुंचेंगे और बाजार समिति की तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरीके से भव्य तैयारी की गई है, पूरा सजाया गया है पूरे बाजार समिति को। वहीं पूरे ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं और विशेष व्यवस्थाएं सुरक्षा को लेकर किए गए हैं और तमाम जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर को कई बड़ी सौगात देंगे, करीब 850 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें 194 करोड़ की नवासी योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा 212 करोड़ की 47 योजनाओं का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और 447 करोड़ की 36 योजनाओं का कार्यारंभ किया जाएगा। और सबसे पहले जब सीएम नीतीश जब पहुंचेंगे तो वह बखरी पहुंचेंगे, वहां पर भी कई निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, सड़क निर्माण चल रहा है बृहत स्तर पर, उसका वह जायजा लेंगे। उसके बाद वह यहीं बाजार समिति पहुंचेंगे, यहाँ पर वह विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ करेंगे। इसके अलावा बाजार समिति में जो भवन बना है उसका निरीक्षण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर यहीं पर वह समीक्षा बैठक भी करेंगे और उसको बाद जीविका दीदियों के स्टॉल का भी निरीक्षण करेंगे और जन संवाद भी करेंगे। इसको लेकर आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह गजब का है। तमाम लोग जो है, तमाम जीविका दीदियां जो है वह भी पहुंच रही हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, समृद्धि यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर आएंगे और इसको लेकर मुजफ्फरपुर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है और तैयारी बाजार समिति और बखरी में पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर में देखिए सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। ठंड के बीच बूंदाबांदी से मौसम बदल सकता है। दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है। दिन में भी कई इलाकों में आज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बारिश होने से लोगों को प्रदूषण से राहत जरूर मिलेगी और एक बार फिर से जहां पर ऐसा लग रहा था कि ठंड बहुत जल्दी इस बार चली जाएगी, गर्मी का एहसास होने लगा था, लेकिन अभी देखिए बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है, ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और सड़कों पर अब देखिए खासतौर पर बाइक, 2 पहिया वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रेन कोट निकाल लिए हैं लोगों ने। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है। वहीं देखिए आगरा की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में बारिश से मिजाज जो है मौसम का बदल चुका है। लोग एक बार फिर से कह रहे हैं कि ठंड अभी और पड़ने वाली है। तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, दिन में भी बारिश की संभावना है। एक बार फिर से देखिए मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम में ये बड़ा बदलाव और बारिश की संभावना कई दिनों से जताई गई थी। हालांकि खबर ये है
अभी 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। तो देखिए, एक तरफ जहां मैदानी इलाके में बारिश हो रही है तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी बारिश हो रही है। शिमला में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है और यहां पर ताजा बर्फबारी ने भले ही तापमान को शून्य के करीब पहुंचा दिया हो, लेकिन इस बर्फबारी ने वहां पर छुट्टियां मनाने गए लोगों की खुशी को दोगुना कर दिया है। पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। स्नोफॉल का यहां पर कह सकते हैं कि लोग लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी समय से लोगों को इंतजार था। इस बार बर्फबारी काफी लेट हुई है और अब स्नोफॉल के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाके में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से एक बार फिर से मौसम में बदलाव। ये बहुत ही अच्छा है। जो हम उम्मीद लगाए बैठे थे कई मंथ से, बारिश नहीं हो रही थी, आज स्नोफॉल इतना अच्छा हो रहा है जिससे हमारे बागवान, किसान भाई और होटल से जुड़े पर्यटन विभाग के सभी को इससे लाभ हो रहा है। हाँ, ये लगता है कि ये लंबी चलेंगी, अच्छा स्नोफॉल होगा जिससे बागबानों, किसानों और होटल से जुड़े व्यवसाय को बहुत प्रॉफिट होगा। और इसी के साथ